Welcome students. Today we are going to study capacitance. Okay, and before we start capacitance, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ important results about electrostatic of conductors. ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो कंडक्टर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, बिकॉज इनकी अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हम कैपेसिटेंस को अच्छे से समझ पाएंगे. पहला रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूं. द इलेक्ट्रिक फील्ड at every point inside a conductor is zero. ये कंडीशन जो है हमारी, ये स्टैटिक कंडीशन होती है. स्टैटिक कंडीशन means the charge carriers in the conductor will be at rest. तो जो भी चार्ज कैरियर्स होंगे हमारे कंडक्टर के अंदर वो रेस्ट पे होंगे. उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई मोशन नहीं होगा. वो आपस में एक दूसरे की तरफ कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड स्टैटिक कंडीशन. स्टैटिक कंडीशन में अगर कोई भी कंडक्टर है, वेदर चार्ज्ड, कोई भी अगर हमारे पास चार्ज कंडक्टर है या फिर हमारे पास कोई अनचार्ज्ड कंडक्टर है, and there is no current and there is no current on the surface or inside the conductor, then the electric field inside the conductor is zero. जब हमारा करंट फ्लो करेगा उस केस में तो हमारे चार्ज कैरियर्स कंडक्टर के वो मूव करेंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं उसमें से. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही करंट फ्लो करता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट कर देते हैं मूव करना. एंड जब करंट नहीं होता है तो वो जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे रेस्ट पे होते हैं. उस केस में जब चार्ज कैरियर्स हमारे रेस्ट पे होते हैं तो जितना भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी हमारा नेगेटिव चार्ज है कंडक्टर के अंदर, वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है. तो नेट हमारा जो भी अंदर कंडक्टर के अंदर अगर कोई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाता है. सपोज हमने कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया. इफ कंडक्टर is in the external electric field, अगर एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमने अपने कंडक्टर को रख दिया
उस केस में क्या हमारा अंदर कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा? यू माइट बी थिंकिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं रहेगा, बट यू आर नॉट करेक्ट। बिकॉज क्या होता है कि जितनी देर के लिए हमारा फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है तो फ्री चार्ज कैरियर्स के ऊपर एक फोर्स लगता है, फ्री चार्ज कैरियर्स ड्रिफ्ट करते हैं और बहुत जल्दी वो जो चार्ज कैरियर्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि वो दोबारा से फिर स्टैटिक कंडीशन में आ जाते हैं। तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए हमारे चार्ज कैरियर्स में उथल पुथल होती है, वो चार्ज कैरियर्स रैंडमली ड्रिफ्ट करते हैं, बट बहुत जल्दी वो अपने आप को फिर से स्टेबल कर लेते हैं और फिर से स्टैटिक कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर के फिर से जीरो हो जाता है। और ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि अगर आपने उसको रखा उसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ कंडक्टर इज इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन द चार्ज कैरियर्स will be forced and they will drift for a while or for a short time, very short time, and then again become static. So electric field will be zero in static condition. So as soon as the static condition is reached, जैसे ही आपने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा, बहुत जल्दी दोबारा से जो भी ड्रिफ्ट लग रहा था चार्ज कैरियर्स पे, वो चार्ज कैरियर्स दोबारा से अपने आप को स्टैटिक कंडीशन में ले आएंगे और जैसे ही वो स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो जाएगा। So you can note it down, both the points. Second point is at the surface of a conductor the direction of electric field is normal to the surface. कंडक्टर के सरफेस की बात करें अगर हम, तो उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ऐसा क्यों होता है? अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में भी देखा था कि सपोज हमने अपने कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया, तो हमारा जो भी कंडक्टर है, सपोज हमारा ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। एक्सटर्नल फील्ड में हमने रखा हुआ है इसको, ठीक है, सरफेस पे इसके चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने कुछ एक्सटर्नल फील्ड दे दिया इसको,
सो व्हाट विल हैपन, इन दोनों फील्ड की वजह से जो नेट फील्ड है, लेट अस से दिस इज द नेट फील्ड, तो सरफेस पे हमारे टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा। बट फिर वही बात है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं वो बहुत जल्दी अपने आप को फिर से स्टेबल कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए चार्ज कैरियर्स पे ड्रिफ्ट लगेगा, उन पे फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड, बट वेरी सून यू विल फाइंड कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था यहां पे, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा, जो भी हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो बहुत जल्दी हमारा जीरो हो जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड भी है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट मोमेंटरली कुछ होगा, थोड़ी देर के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट की कुछ वैल्यू आएगी, बट जैसे ही हमारे चार्ज कैरियर्स, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगेगा, ड्रिफ्ट लगेगा, वो बहुत जल्दी अपने आप को दोबारा से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि इसके ऊपर टेंजेंशियल कंपोनेंट फिर से जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो जाएगा। तो वी कैन से इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है सरफेस पे कंडक्टर के, वो जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल रहती है कंडक्टर के सरफेस पे। यू कैन नोट इट डाउन। Third point is the net charge inside the conductor, or you write here excess charge, the excess charge inside the conductor is always zero. What is the meaning of this important point? What is the meaning of this line? भाई एक्सेस चार्ज कंडक्टर के अंदर जीरो है तो एक्सेस चार्ज आपका कहां चला जाता है? एक्सेस चार्ज resides on the surface of conductor. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero. Electric field inside the conductor is zero. It means जितना पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और वो आपस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो अनबैलेंस वाली सिचुएशन तो यहां पे आएगी ही नहीं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जीरो है। और ये हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये हमारी डेफिनेशन है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ अ कंडक्टर, दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दिस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जस्ट बाय हार्ट दिस प्रॉपर्टी। किसी भी कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जस्ट बाय हार्ट दिस। और अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या अंदर एक्सेस चार्ज रह सकता है उसके? नहीं रह सकता। जो भी आप उसको एक्सेस चार्ज देंगे वो एक्सेस चार्ज उसका सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसकी एक नेचुरल, उसकी एक क्वालिटी है, उसकी प्रॉपर्टी है कि अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। एक्सेस चार्ज अगर कंडक्टर के अंदर रह गया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो ही नहीं सकता। एक्सेस चार्ज मींस कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया नेगेटिव चार्ज से,
या फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया पॉजिटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में से कोई भी एक चार्ज अगर दूसरे से बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस चार्ज। और एक्सेस चार्ज अगर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू कंडक्टर के अंदर रहेगी, बट डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना चाहिए कंडक्टर के अंदर। तो एक्सेस चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रहेगा। नेचुरली जो चार्ज है एक्सेस में है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो या नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो, वो चार्ज आपका सरफेस पे चला जाता है कंडक्टर के। जस्ट नोट इट डाउन। Next point is the potential inside the conductor is constant and has the same value as on the surface। पोटेंशियल की वैल्यू कंडक्टर के अंदर एवरीवेयर वो कांस्टेंट रहती है और वो वैल्यू उसके सरफेस की वैल्यू के बराबर होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, उस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो किसी भी यूनिट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर हम यहां पे लेकर आए तो कितना वर्क करना पड़ेगा? किसी भी यूनिट चार्ज को लेटर से हम बाहर से अंदर लेकर आए कंडक्टर के, तो क्या कोई वर्क करना पड़ेगा? वर्क तब करना पड़ता है जब आपका यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज करे। जब कोई फोर्स उस यूनिट टेस्ट चार्ज को यहां पे लाने से अपोज करे, तब वर्क हमारा कुछ ना कुछ होता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो अंदर से कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा। हम कोई भी यूनिट टेस्ट चार्ज लाएंगे यहां पे तो वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन अगर जीरो हो गया तो पोटेंशियल कितना होगा? वर्क डन अगर हमारा जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहां पर जो भी पोटेंशियल निकल के आएगा हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए, वो पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहेगा। वो पोटेंशियल हमारा सरफेस से अगर हम चार्ज को यहां पर लेकर आए या सरफेस से चार्ज को किसी भी पॉइंट पर लेके जाए, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमारा ये वर्क डन भी हमारा जीरो रहेगा। और वर्क डन जीरो रहेगा इट मींस कि हमारा पोटेंशियल जो यहां पर है वही पोटेंशियल इनसाइड में होगा। सेम पोटेंशियल सरफेस पे होगा, सेम पोटेंशियल अंदर होगा। सो द पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट and has the same value as on the surface of conductor. Note it down. Now see the fifth point, fifth property. The electric field is normal. Electric field is normal to the surface of conductor and its value is given by sigma upon epsilon naught. हमारे पास एक सरफेस है, लेट अस कंसीडर एक सरफेस है एंड इस पे जो हमारा चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑब्वियसली नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा। उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए
हम एक गॉसियन सरफेस को यहां पर ले लेते हैं। गॉसियन सरफेस लेट अस से सिलेंडर है हमारा, एंड ये जो सिलेंडर है दिस इज पार्टली इनसाइड एंड पार्टली आउटसाइड। थोड़ा सा ये कंडक्टर के अंदर है और थोड़ा सा पार्ट इस सिलेंडर का कंडक्टर के बाहर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेट अस से सरफेस के थोड़ा सा बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज पी पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉर्मल होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल एट द सरफेस। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी कैन फाइंड दैट, वी कैन राइट दैट E मल्टीप्लाई बाई द एरिया, जिस एरिया से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है। ओके, सो गॉस लॉ स्टेट्स कि जो भी हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो नेट हमारा जो चार्ज है सरफेस के अंदर उसके बराबर होता है। सो दिस इज द लेट अस से स्मॉल सरफेस एरिया डेल्टा एस। सो आई कैन राइट टोटल फ्लक्स कितना होगा जो यहां से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा एस, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द नॉर्मल डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन। लेट अस से n कैप इज द नॉर्मल वेक्टर ऑन द सरफेस। दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज हमारा जो एनक्लोज्ड है वो यहां पर हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। So we can say electric field on the surface is sigma upon epsilon naught, and the direction is normal to the surface. Last point is about shielding. Or you can say electrostatic shielding. Electrostatic shielding means that the electric field inside the cavity is zero. If you have a conductor, with a cavity inside it, then the electric field inside the cavity is zero. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सपोज हमारा एक कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ओके, एंड इस पे हमारा यहां पर हमने कुछ एक्सेस चार्ज पॉजिटिव दिखाया हुआ है, फाइन, कुछ नेगेटिव चार्ज यहां दिखा देते हैं, फाइन, एंड देयर इज अ कैविटी इनसाइड दिस कंडक्टर। चाहे इसके सरफेस पे कुछ भी हम चार्ज दे दें, यहां पर सपोज हमने ये सिग्मा चार्ज दे दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहां पर सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, फाइन, कुछ भी चार्ज इसके सरफेस पे रहे इस कंडक्टर के, दिस इज कंडक्टर, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मींस यहां पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो कह सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पर जीरो होगी, और जो हमारा पोटेंशियल होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। लेट अस से द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल इज
V naught. So this is the situation. Now we can understand this thing from the previous lectures topic, जहां पर हमने एक शेल लिया था और शेल के अंदर हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो इसलिए रहता है क्योंकि शेल के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, और अगर उस शेल के अंदर चार्ज नहीं है तो फिर उसके शेल के अंदर अगर हम कोई गॉसियन सरफेस ले लें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस गॉसियन सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस विल बी जीरो, और अगर गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा है इट मींस कि उस शेल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, और जब चार्ज ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है। तो सेम thing we can use here, same technique we can use here to prove कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर जीरो होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब तक चार्ज ही नहीं है तब तक वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। जस्ट नोट इट डाउन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। Now see capacitance. Capacitor is a system of two conductors separated by insulator and having charge plus Q and minus Q। यहां पर मैं दो कंडक्टर्स बना रहा हूं, दो कंडक्टर्स हैं सपोज हमारे, इस पे हमारे इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, इस कंडक्टर पे चार्ज माइनस क्यू है। इसके सरफेस पे यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं, इसके सरफेस पे कुछ नेगेटिव चार्ज दिखा। भाई दोनों के ऊपर क्यू चार्ज है, इस पे प्लस का, इस पे माइनस का। लेट अस से इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। दोनों के बीच में कुछ गैप है, ओके, और इस गैप में कोई इंसुलेटर है। लेट अस सपोज अभी हमने यहां पर कोई भी हमने ऐसा इंसुलेटर नहीं रखा है जो कि जिसका कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो। हमने यहां पे लेट अस सपोज एयर रख दिया, इंटरवीनिंग मीडियम इज एयर। नाउ आई कैन राइट द पोटेंशियल डिफरेंस between the conductors is V1 minus V2। नाउ जो कैपेसिटेंस की बात हम करते हैं, सपोज यहां पर हमारा जो पोटेंशियल है वो V1 है, यहां पे हमारा पोटेंशियल है वो V2 है। सो यहां पर हमारे जो दो कंडक्टर्स हैं इसमें चार्ज प्लस क्यू है और इसमें चार्ज माइनस क्यू है। ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है इसको हम बोलते हैं चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। सो क्यू इज कॉल्ड द चार्ज ऑफ कैपेसिटर।
though the total charge on capacitor is 0। ये हमें समझना होगा यहां पे कि हम हमेशा यही बोलते हैं कि Q इज कॉल्ड द चार्ज ऑफ कैपेसिटर। अगर एक कंडक्टर पे हमारे प्लस Q है, दूसरे कंडक्टर पे माइनस Q है, तो हम बोलेंगे कि हमारे कैपेसिटर पे चार्ज Q है। बट द टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर इन दोनों को मिला के बन रहा है, ठीक है, इन दोनों को मिला के कैपेसिटर बन रहा है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस Q को ऐड करेंगे अगर माइनस Q में, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली जब भी हम कैपेसिटर का चार्ज डिफाइन करेंगे तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, ओके, दो द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मिडिल रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द कंडक्टर्स is proportional to charge। अब कंडक्टर पे जितना चार्ज होगा उस पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सिमिलरली द वर्क डन in moving a unit test charge from some point outside to inside the conductor will be the potential at the conductor। इस कंडक्टर का अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो वो पोटेंशियल हमारा बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, वो पोटेंशियल हमारा डिपेंड करेगा वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम आउटसाइड टू द surface of this conductor, and this potential on of the conductor will also depend on the charge। So we can say that the ratio Q upon V is constant। Why? Because जो हमारा पोटेंशियल है, ये वोल्ट पोटेंशियल है, ये डिपेंड कर रहा है हमारा चार्ज पे, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारा डिपेंड कर रहा है चार्ज पे। सो वी कैन से Q अपॉन V इज कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। So this is the most fundamental formula for capacitance। C is equal to Q upon V। The SI unit of capacitance is farad। कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है, बट फैरेड इज अ बिग यूनिट, काफी बड़ी यूनिट है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम कैपेसिटर्स की जो यूनिट होती है वो या तो माइक्रो फैरेड में या फिर नैनो फैरेड में या फिर पीको फैरेड में यूज करते हैं।